आगे निकल चुके हैं और आगे निकलते निकलते हमने देखा कि भाई अच्छा खासा हमें याद हो चुका है। तो रिपोर्ट की दो चीज़ें रह गई हैं और उसके बाद मज़ीद प्रैक्टिस रह गई है। वो दो चीज़ों में दो टॉपिक्स हैं, एक है की ऑडिट मैटर जो कि आप मतलब पूछ पूछ के 80% तो कर चुके हैं, सही है, और दूसरा है गोइंग कंसर्न। अच्छा, ये अलग से चैप्टर इटसेल्फ जो कि आइज़ा 570 है। तो हमने जैसे अदर मैटर किया था, एम्फेसिस ऑफ मैटर किया था, वो भी अलग चैप्टर था। तो मल्टीपल चैप्टर्स हैव बीन कवर्ड इन दी ऑडिट रिपोर्ट। तो कहने का मकसद ये है कि ऑडिट रिपोर्ट को एक चैप्टर नहीं तस्वुर किया जाए, उसके अंदर आइज़ा 700 है, 701 है, 705 है मॉडिफिकेशन, 706 है एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर, और ये आ गया 570। तो कहने का मतलब ये है कि हमने पूरी ऑडिट रिपोर्ट में कोई 5 से लेकर 6 चैप्टर को कवर किया है। बात क्लियर है? चलें जी, अब अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि सर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द गोइंग कंसर्न, तो पहले आप कुछ हल्की फुल्की बातें सीखें और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। खाली मैं इसमें 1 मिनट, सर ये बुक में भी अलग चैप्टर्स हैं, बिल्कुल बुक में भी अलग चैप्टर्स हैं, पर ऑडिट रिपोर्ट के सेक्शन में आप ऑडिट रिपोर्ट खोलेंगे उसमें लाइन से लिखे हुए होंगे ये कि सारी चीज़ें लाइन से आ रही हैं हेडिंग वाइज। तो ये गोइंग कंसर्न भी आपको वहाँ मिलेगा, हर चैप्टर आपको मिलेगा बुक में। सही है जी तकी? क्लियर है भाई? अच्छा, अब बेसिक बातें जो तुम्हें पता भी हैं और मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल कराऊंगा। ये बताओ कि भाई गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? कंपनी अगले 12 महीने सरवाइव करेगी तो हम कहेंगे वो एक ऐसा कंसर्न है, एक ऐसा इदारा है जो ऑन गोइंग बेसिस पे चलता रहेगा। पर गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है वो है 12 महीने की, कि भाई जिस दिन, प्लीज सुनिएगा, जिस दिन आपका ईयर एंड है उसके अगले 12 महीने कंपनी सरवाइव करेगी। ये कौन सा हो गया मतलब? गोइंग कंसर्न। सही, गोइंग कंसर्न है या नहीं है, इसका मतलब अगले 12 महीने चलेगी या नहीं चलेगी, ये पहली बात हो गई। अच्छा भाई, अब ये क्या कह रहे हैं भाई, सर ये क्वेश्चन आया था इस दफा बट 12 नंबर का मेरा पेपर 43 पर रुका। अच्छा, तो अभी आज कर लेते ना, अब इंशाल्लाह आएगा तो नहीं रुकेगा ना, जानी प्रॉमिस नहीं रुकेगा, इधर वादा करता हूं मैं तुमसे नहीं रुकेगा। जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर लो बस इधर। अच्छा भाई, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या कि कंपनी 12 महीने चलेगी। अच्छा, अब आगे जाने से पहले 2-3 चीजें जो कि बड़ी अहम है, पहले बातों में बता चुका हूं, पर अब क्योंकि ये चैप्टर इन डिटेल कवर कर रहे हैं तो हमें यहां पे देखना पड़ेगा उसको। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि भाई कंपनी अगले 12 महीने चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो जरा देख लेते हैं। देखो मसला ये है कि अगर अगले कंपनी 12 मंथ्स सरवाइव नहीं करती, अजम्पशन कि अगर कंपनी अगले 12 महीने सरवाइव नहीं करती है, तो मतलब यह है कि उसके जो अकाउंट्स हैं, सही है, वो बनने चाहिए नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे, जिसको हम दूसरी जबान में कहते हैं ऑल्टरनेटिव बेसिस। इस बेसिस पे बनने चाहिए। अच्छा, ये ऑल्टरनेटिव बेसिस क्या होते हैं भाई? करंट एसेट्स में सारे एसेट्स, करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि नॉन करंट कुछ है ही नहीं, और आपके तमाम एसेट्स एनआरवी पे रिकॉर्ड होंगे। किस पे रिकॉर्ड होंगे? अच्छा, एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब जो जिससे मिलेगा बस वही, ताकि शेयर होल्डर देख ले लिक्विडेट होने वाले हैं, जो पैसे आएंगे बस यही जेब में आएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बात क्लियर है? अच्छा भाई, ये बात समझ आ गई हमें। फिर इसके बाद वो ये कहता है कि भाई जब तुमने गोइंग कंसर्न का मतलब समझ लिया, उसकी सिग्निफिकेंस समझ ली कि गोइंग कंसर्न का पता होना क्यों लाजमी है, क्योंकि अकाउंट्स का नक्शा ही चेंज हो जाएगा। अकाउंट्स का भाई अगर नॉन गोइंग कंसर्न है तो आप मुझे बताएं ना, जवाब दें कि अकाउंट्स नॉर्मल बनेंगे या एबनॉर्मल बनेंगे? अच्छा, एबनॉर्मल बनेंगे तो फिर ये बात एबनॉर्मेलिटी की आपके एफएस में डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो एफएस में डिस्क्लोज होना चाहिए कि ये जो अकाउंट्स हैं किस बेसिस पे बने? नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने, ये फैक्ट भी डिस्क्लोज होना चाहिए। दो मसले हैं, एक अकाउंट्स दूसरे तरीके से बनेंगे और दूसरा डिस्क्लोजर भी आएगा कि ये अकाउंट्स नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने हुए। दो रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, अब इसमें ऑडिटर भाई क्या करे?
आइजा 570 के स्कोप के अंदर, ये स्कोप की बात कर रहा हूं, स्कोप में कि मेरे स्कोप में क्या आता है। अच्छा, वैसे मेरा ओवरऑल स्कोप क्या है कि टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence या to obtain reasonable assurance, to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement। कौन सी misstatement? अच्छा वापस सुनिएगा भाई, मेरा ओवरऑल स्कोप ये है कि भाई these financial statements are free from, यानी ऑब्जेक्टिव है रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना। और रीजनेबल एश्योरेंस कब आती है? जब सबूत मिल जाए। और सबूत क्या होना चाहिए? सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट। भाई जब आप कह रहे हैं कि आप सबूत के बिना पर कह रहे हैं कि ये कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बने हुए हैं, मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। आप किसी बिना के ऊपर किसी सबूत के तौर पे कह रहे हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे बने हुए। बट मेरा दूसरा सवाल भी आपसे ये है कि जब आप ये लिख के दे रहे हैं कि ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि ये अकाउंट गोइंग कंसर्न पे बनने चाहिए। आप फिर ये भी तस्लीम कर रहे हैं ना कि ये अकाउंट गोइंग कंसर्न पे बनने चाहिए, क्योंकि आप नॉन करंट को नॉन करंट में दिखने दे रहे हैं, करंट को करंट में दिखने दे रहे हैं, और ऐसा कोई डिस्क्लोजर भी नहीं डाला हुआ जो ये बताए कि ये अकाउंट्स नॉन गोइंग कंसर्न पे बने हुए हैं, क्योंकि आप सबूत इकट्ठा करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। पर आपको एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या कहता है कि अगर अकाउंट्स या कंपनी नॉन गोइंग कंसर्न है तो अकाउंट्स किस पे बनने चाहिए? नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे। पहले बताओ दोनों में फर्क समझ आया नहीं? पहले तो मैंने ऑडिटर को यहां घुसाया कि उसका मकसद क्या है। ऑडिटर का मकसद ये है कि एविडेंस ऑब्टेन करना, और ये एविडेंस ऑब्टेन करना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल financial reporting framework, and that financial reporting framework asks company that if you are a non-going concern, please prepare accounts on non-going concern। तो फिर आप अगर ओपिनियन देकर आ गए तो इसका मतलब ये है भाई कि आप उसकी बात से एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि आप उसकी बात से कि ये कंपनी गोइंग कंसर्न है, जबकि असल में हो सकता है कि ना हो। तो फिर ऑडिटर को जिम्मेदार ठहराया गया किस चीज के लिए? जरा बात समझते हैं। ऑडिटर भाई साहब को यह कहा गया कि भाई जब तुम ऑडिट करने जाओ तो तुम्हारे बाकी मकसद में से एक मकसद एक और है। अच्छा, वैसे ओवरऑल मकसद क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। पर उसको ऑब्टेन करने के लिए एक और मकसद घुसा दिया कि तुम पहले ये कंक्लूड कर लो, ये देख लो कि मैनेजमेंट ने, कंपनी ने क्या गोइंग कंसर्न बेसिस की अजम्पशन सही ली हुई है या नहीं ली हुई है। पहले मेरी बात को सुनना। आइजा 570 क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई पहले ये देख लो कि इदारे ने गोइंग कंसर्न की अजम्पशन सही ली हुई है या नहीं ली हुई है। किसका मकसद है? ऑडिटर का, कि उसकी अजम्पशन वैलिड है या नहीं। अच्छा, पहले तो एक और चीज, गोइंग कंसर्न की अजम्पशन को देखना कि वो वैलिड है या नहीं है वो मेरा काम है, पर गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना उसका काम है। वापस मुझे तो ये कहा गया कि ऑडिटर साहब तुम तो सिर्फ ये देखो कि क्या गोइंग कंसर्न की अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं है, पर गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करेगा कौन? यानी मैनेजमेंट जिम्मेदार है इस चीज के लिए कि अगले 12 महीने वो चल पाएगी, तो वो जिम्मेदारी उसकी असेस करना। मुझे कहा गया तुम ये देख लो ऑडिटर कि क्या उसने जो असेसमेंट की है वो सही है, वो कैसे होगा, वो सारी चीजें देखते हैं। पहला मकसद क्या है साइजा का? टू इंश्योर कि जो मैनेजमेंट की असेसमेंट है वो सही है या नहीं है। पहला हो गया। दूसरा वो कहता है व्हाट इफ, चलो तुमने कंक्लूड कर लिया कि गोइंग कंसर्न की अजम्पशन सही है, गोइंग कंसर्न की अजम्पशन अपने आप से दूसरा सवाल पूछो, क्या इज देयर एनी मटीरियल अनसर्टेनिटी? अब फर्क है। उसने कहा कि भाई इदारे ने असेसमेंट की, इदारे ने कहा हाँ भाई हम चल सकते हैं 12 महीने। मैंने कहा 12 महीने चल सकते हो, पर मुझे एक शक है, हो सकता है कि मसला हो जाए, हो सकता है कि, अब हो सकता है मसला हो जाएगा, मतलब यह है कि देयर इज अ अनसर्टेनिटी। अच्छा, अभी तो ये बात है कि कंपनी चलेगी 12 महीने, पर हो सकता है कि इशू हो जाए। तो हो सकता है कि इशू हो जाए तो मतलब शक है, यानी हम ये कह रहे हैं कि कंपनी चलेगी, पर अगर ये हो गया तो कंपनी जा भी सकती है। पर अभी हालात वाकयात कह रहे हैं कि कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन
सही है, पर हाँ XYZ वाकया हो गया तो हो सकता है कि कंपनी के लग जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू अब 570 का स्कोप समझे प्लीज, बहुत फोकस के साथ, अभी कनेक्ट करना है। 570 का स्कोप ये है कि ऑडिटर को कहा गया जब तुम ऑडिट करने जा रहे हो पहले काम ये देखो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की अजम्पशन सही ली है या नहीं ली है, पहला टेक हो गया। अच्छा अगर सही ली है तो आगे बढ़ जाओ, देखो कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है। अच्छा अब एक और चीज़ सिखाता हूँ क्योंकि कनेक्ट कर चुका हूँ। अनसर्टेनिटी का इसलिए बोल रहा है कि भाई तुम्हें ऑडिट रिपोर्ट में देना होगा, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में पैरा आता है किसका, तो इसलिए दूसरी जिम्मेदारी लगाए भाई ये भी देख लेना खुदा के वास्ते को कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है। और बोल रहे जब ये दोनों चीजें देख ली तो रिपोर्ट कर देना इन अकॉर्डेंस विद आइजा। अगर ये दोनों चीजें देख ली तो रिपोर्ट कर देना इन अकॉर्डेंस विद आइजा। अच्छा इन अकॉर्डेंस विद आइजा का मतलब बताऊं, सारी शाखें खुल जाएंगी, अभी जरा बात कर लेते हैं। इन अकॉर्डेंस विद आइजा का मतलब यह है कि गोइंग कंसर्न की अजम्पशन वैलिड नहीं है, फिर भी गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स बनाए तो ओपिनियन को मॉडिफाई कर देना इन अकॉर्डेंस विद आइजा। गोइंग कंसर्न की अजम्पशन वैलिड है, मटीरियल अनसर्टेनिटी है, डिस्क्लोजर नहीं दे रहा, डिस्क्लोजर रिपोर्ट मॉडिफाई कर देना इन अकॉर्डेंस विद आइजा। आखिर में क्या लिखा हुआ है? टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। तो वो जो इन अकॉर्डेंस विद आइजा ना सिखाता हुआ आया हूं ताकि ये समझा पाऊं, मतलब इतना दिमाग वरना यहां खराब हो जाता। सिर्फ वापस से मैंने कहा मटीरियल अनसर्टेनिटी है, डिस्क्लोज भी किया हुआ है, तो मटीरियल अनसर्टेनिटी के पैरा में बता देना टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। अच्छा टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद आइजा का मतलब समझ आता है? इसमें सारी चीजें आ गई कि जो हालात वाकयात होंगे रिपोर्ट उस तरीके की दे देना इन अकॉर्डेंस विद आइजा। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? अगेन मैं आपसे पूछूं 570 का मकसद क्या ऑडिटर के लिए? ये देखना कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं है, दूसरा मटीरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। ये दोनों चीजें चेक कर ली और फिर अपने हालात वाकयात को देख के रिपोर्ट कर देना आइजा के तहत। पर रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस कब आएगी? इन दोनों चीजों को सोचने के बाद, ये बात समझने की है। अच्छा एक सवाल आया सर गोइंग कंसर्न का हमें कैसे पता लगेगा कि वो रीजनेबल है या नहीं है? क्या मैंने अभी वो सिखाया? हाँ जी, क्या मैंने वो बात की? सही जी, तो आप हर्ट नहीं करें ना, मैं कह रहा हूँ आप स्लो स्लो चलें। मैं आपको सिर्फ क्या कह रहा हूँ कि आप अभी ये समझें कि मकसद क्या है। आप बोल रहे हो पता कैसे लगेगा, नजूमी है, सही है, हम भी बताते हैं कैसे पता लगेगा, आगे देखिए लिखा हुआ है। अच्छा वो बोलता है इस मकसद को अचीव करने के लिए हम आपको कुछ विशेष टिप्पणियां देते हैं जो हम यूजुअली भी ऑडिट में कर रहे होते हैं। अभी मैं एहतसलात ग्रुप मेरे पास आया, PTCL का पूरा यूफोन यू माइक्रो फाइनेंस बैंक साथ है, उसमें भी ऐसी चीजें हैं क्योंकि पब्लिक इंफॉर्मेशन में बात कर सकता हूं, तो उसमें भी गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर्स हैं। कैसे? अब बात समझिएगा, आज के बाद जो सवालात आएंगे ना तो वो कोई हल्के नहीं होंगे जो मॉक में आएंगे। जैसे रिस्क का सवाल बनाया था ना, इससे 2 गुना ज़्यादा मुश्किल बनाऊंगा, तो उसमें मल्टीपल चीज़ें डालूंगा इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि दिमाग चले। अब आगे सुनिएगा, जैसे जैसे रिस्क आगे जाएगा वैसे वैसे वो क्लब होता रहेगा। वो ये कहता है कि भाई जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हैं ना एंटिटी की, इन्वायरमेंट की, इंटरनल कंट्रोल की, वापस से एंटिटी की, इंटरनल कंट्रोल की, आज आपका फिर से टेस्ट ले लेते हैं। आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी और इन्वायरमेंट कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं जल्दी बताओ, कोई नहीं बीच में नहीं बोलेगा, ये बताएगा ऑनलाइन में तो तुम बता सकते हो, फिर मैं मुंह हो जाऊंगा किसी पे भी। सही बोला बिल्कुल, इंस्पेक्शन करके और इंक्वायरी करके और ऑब्जर्व करके। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऐसा ही है भाई। ये चीजें करके आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं एंटिटी की और इन्वायरमेंट की। सही पहुंच गया भाई। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि अंडरस्टैंडिंग ले तो सकते हैं पर किस चीज की लेते हैं? एंटिटी और, अच्छा मैं आपसे पूछूं एंटिटी और एनवायरनमेंट में क्या क्या समझते हो? आप बोलते हो उसके ऑपरेशंस, उस पे लॉज एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीजें समझते हैं ना कि भाई वहां पे इकोनॉमी में क्या चल रहा है, उसके एनवायरनमेंट में सारी चीजें समझते हो कि किस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, इंडस्ट्री कैसे बिहेव कर रही है, वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इदारे को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा है कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, ओनर्स कौन से हैं, हाउ इट इज फाइनेंस, वो सारी चीजें आ रही होती हैं। पर कहने का मतलब ये है कि अब ये गोइंग कंसर्न का आयजा तुम्हें कह रहा है बेटा वापस वहां से जाके कनेक्ट हो जाओ। जब तुम अंडरस्टैंडिंग ले रहे होगे ना और तुम इंस्पेक्शन कर रहे होगे, और क्या कर रहे होगे? इंस्पेक्शन कर रहे होगे। अब मेरी बात समझना, मैं भी कनेक्ट करूंगा मैं
जब तुम इंस्पेक्शन कर रहे होगे तो हो सकता है तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स में कोई ऐसी चीज़ दिखे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस कर रहे हों कि एक मेजर कस्टमर था और वो जा रहा है, जिससे कंपनी का 80% रेवेन्यू आता था, जिससे कंपनी का अच्छा जब जिससे कंपनी का 80% रेवेन्यू आता था वो जा रहा है, तो क्या तुम नजूमी हो, तुम्हें पता लगा, या रिस्क असेसमेंट से? अच्छा, फिर मैं तुमसे ये पूछूं कि हाउ डू यू डू रिस्क असेसमेंट? इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो क्या सर वहां पे भी ये, यहाँ पे भी बिल्कुल यही बोल रहा है भाई वो जो रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हो सकता है वहां पे कुछ नॉर्मल रिस्क निकल के आए और गोइंग कंसर्न का रिस्क निकल के आ जाए, तो तुम्हें अवेयर रहना है। तुम्हें क्या रहना है? अवेयर रहना है। अच्छा, फिर वो कहता है अवेयर रहना है फॉर व्हाट? अवेयर रहना है फॉर व्हाट? फॉर गोइंग कंसर्न रिस्क फैक्टर्स। फॉर गोइंग कंसर्न रिस्क फैक्टर्स। मैंने बोला भाई तुम ही बता दो गोइंग कंसर्न रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। उसने बोला कि भाई मेजर कस्टमर चला जाए, तो ये गोइंग कंसर्न का रिस्क फैक्टर है। मैं बोलता हूं यकीन नहीं है, ये क्या है? रिस्क फैक्टर है। क्यों यकीन नहीं है अभी आगे बयान करता हूं। दूसरा, मैंने कहा दूसरा भी बता दो यार। उसने बोला कि भाई आप एक ऐसा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बेचते हैं जिसका सप्लायर एक ही है, वही आपको बोल रहा निकल लो कट लो यहां से, अब कोई धंधा नहीं है तुम्हारे साथ। क्या गोइंग कंसर्न के मसले आ गए? क्यों आ गए? एक ही सप्लायर है, तो आप खरीदोगे क्या और बेचोगे क्या? रिस्क फैक्टर आ गया, हाँ या नहीं? तो क्या ये नॉर्मल रिस्क है या गोइंग कंसर्न? अब एक तो नॉर्मल रिस्क होता है ना, इन्वेंट्री डेज ऊपर जा रहे हैं, रिसीवेबल डेज ऊपर जा रहे हैं, हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें भी रिस्क के अंदर काउंट होती हैं, ये सारी चीजें भी रिस्क में काउंट होती है। बट तुमसे कहने का मतलब यह है, समझने का मतलब यह है कि आज के बाद जब तुम सवालात करोगे तो उन सवालात में कुछ नॉर्मल रिस्क होंगे और कुछ गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर्स होंगे। यानी सवाल के अंदर और असल में इदारे के अंदर रिस्क फैक्टर्स छुपे हुए होते हैं। सवाल के अंदर और इदारे के अंदर क्या छुपे हुए होते हैं? अच्छा, वो रिस्क फैक्टर आपने पहचानने होते हैं, और पहचान के आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी लाइन आइटम से क्या करना होता है? लिंक करना होता है। क्या करना होता है? कि इस हालात वाकयात की वजह से क्या होगा। उन हालात वाकयात को आइजा 570 कहता है इवेंट्स और कंडीशंस। इवेंट्स, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसे हालात जो ये सोचने पे तुम्हें मजबूर करें कि कंपनी इज अ नॉन गोइंग कंसर्न। कंपनी इज अ नॉन गोइंग कंसर्न। अब एग्जांपल देते हैं, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स रीड कर रहे हो रिस्क असेसमेंट के लिए कि भाई जो बातें बोर्ड करता है हमें तो पता हो, बेसिक चीजें तो वहीं से पता लगती हैं। पता चले आपने बेवकूफी की, सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स ही नहीं लिए। हम जाते ही पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं क्वार्टरली उसके मिनट्स दे दो। क्यों बोलता हूं? ताकि मेन बातें मुझे पता लग जाएं। तो मैं तो वैसे ही रिस्की चीजों पे फोकस करता हूं ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या ऐसी ही बातें करेंगे या मेन बातें? अगर वो मेन बातें मेरे काम की हैं, उससे कोई ऑडिट का मसला निकलता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई वो मेरे लिए ऑडिट रिस्क हो सकता है? अच्छा, पर ऑडिट रिस्क के साथ साथ इसमें एक चीज और जोड़ो, क्या गोइंग कंसर्न रिस्क भी हो सकता है? यस। अच्छा, बात समझिएगा। हम क्लाइंट के पास गए, मैंने बोला यार तुम्हारा कस्टमर तो जा रहा है, हाँ भाई क्या हो गया यार तुम्हारे साथ? तो बोला हाँ तो जा रहा है। तुमने बोला गुस्सा क्यों हो रहे हो, हमें शक है ना, रिस्क है। तो उसने बोला हाँ ये तुमने सही कहा, रिस्क है, क्योंकि असेसमेंट की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, हमारी है। तुम रिस्क असेस कर सकते हो, पर गोइंग कंसर्न है या नहीं है ये हम तुम्हें बताएंगे, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। तो मैंने कहा हाँ भाई तब क्यों है, बता दे क्या जिम्मेदारी है तुम्हारी, तुमने क्या ऐसा सोचा है? देखो तो मुझे तो रिस्क पता लगा ना, मैं तो गया मैनेजमेंट के बाद, मैंने बोला भाई तुम्हारा तो कस्टमर चला गया, क्या कर लोगे अब तुम? उसने बोला भाई क्या कर लेंगे, नेगोशिएशन चल रही है दूसरा कस्टमर ऑनबोर्ड करने की, हमें सिखा रहे हो भाई, हम कंपनी, हमें पता है अगले 12 महीने कैसे चलना है, तो तुमसे ज़्यादा बिजनेस हमें आता है। हमने कहा सही है भाई, ठंडा हो जा, हम तो सिर्फ रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो फैक्टर्स, सुनो बताओ, ये जो फैक्टर्स घूम रहे हैं मार्केट में या कंपनी के अंदर, क्या वो तुम्हें सिर्फ अंदेशा देंगे कि गोइंग कंसर्न का मसला है या हो सकता है? हो सकता है, पर इसको कंफर्म कौन करेगा? मैनेजमेंट। अनलेस अदरवाइज कि तुम्हें पक्का पता लग जाएगा गई कंपनी। यहां तक बात क्लियर है? चलें आगे। तो यानी मैं कह रहा हूं रिस्क फैक्टर्स हैं, ये असल हकीकत नहीं है। तो मैंने कहा भाई 2 एग्जांपल देनी है रिस्क फैक्टर की। पहला मेजर कस्टमर और सप्लायर। चलें, अच्छा आप एक आईटी कंपनी चलाते हैं और आपका
एक जो डेवलपर था जो सारी एप्लीकेशंस को डील करता था वो छोड़ के जा रहा है। तो क्या मुझे बताओ कि एम्प्लॉय का जाने का जिस पे हैवीली ऑपरेशंस डिपेंडेंट हो, क्या कंपनी को नुकसान हो सकता है? अच्छा, नॉर्मल नुकसान या गोइंग कंसर्न वाला? अच्छा, पर मैं कंपनी के पास गया, मैं आईटी कंपनी का ऑडिट कर चुका हूं, मैंने बोला भाई ये तो तुम्हारी रिसोर्स चली गई है। उसने बोला भाई शायद आपको ये नहीं पता, ये इंडस्ट्री का नॉर्म है। आईटी कंपनी में ऐसे जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो नॉर्मल है, एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। तो हमने बोला हमने प्लानिंग की हुई है। मैंने कहा अच्छा बता दो भाई, पे तुमने प्लानिंग जो की हुई है आगे कितने लोगों के इंटरव्यूज ले लिए? ये मेरा काम है असेस करना कि कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी। तो देखो पहला काम तो ये ना गोइंग कंसर्न चेक करना। मैं बोल रहा हूँ गोइंग कंसर्न पे चेक लग गया, उसके बाद किस पे जाऊंगा? मटीरियल अनसर्टेनिटी, उस पर भी चेक लग गया तो सब सही है। बात क्लियर है? तो यानी आपको अगर मैं ये कहूं कि गोइंग कंसर्न पे तुम स्पेसिफिकली काम करते हो, रिस्क के जरिए पता लग जाता है, पर यू नीड टू बी अवेयर अबाउट कि चल क्या रहा है। और एग्जांपल्स देते हैं। अच्छा, ये जो बातें कर रहा हूं मैं ये क्या है? गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर्स हैं। गोइंग कंसर्न के आगे जाके सिखाऊंगा दूसरे चैप्टर में, रिलेटेड पार्टी के रिस्क फैक्टर होंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट के रिस्क फैक्टर होंगे, फ्रॉड के रिस्क फैक्टर होंगे। तो जमा होते होते तो पूरा रिस्क बन जाएगा। तो अब फिर आपने सवाल में ही देखना होगा कौन सा रिस्क ट्रिगर हो रहा है, तो वो फिर याद करते 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 खुद ही हो जाएगा जितना प्रैक्टिस करेंगे। पर खैर अभी सुकून से सिर्फ इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। आगे तुमने सवाल में बैलेंस शीट देखी, पीएनएल देखा, तुमने रेशो निकालना शुरू किए। तुमने अच्छा, जैसे ही तुम लोगों ने रेशो निकालना शुरू किए, हर रेशो की बैंड बजी हुई थी। यानी करंट रेशो आया हुआ है 0.1, करंट रेशो आया हुआ है, लिक्विड रेशो आया हुआ है भाई आपका नेगेटिव, क्योंकि उसमें से आप एसेट्स हटा देते हो ना, वो वाले जो कि नॉन लिक्विड है, जैसे कि इन्वेंट्री, रिसीवेबल को रहने देते हो, प्री पेमेंट्स वो भी हटा देते हो, वो तो बात समझने की। अच्छा खैर, आपने इंटरेस्ट कवर देखा, वो भी कोई 0.20 आ रहा है, वो तो टाइम्स में आना चाहिए। ये सारे रेशियोज आपने जब निकाले तो आपको एक बात पता लगी, आपके सारे की रेशियोज, मैं क्या कह रहा हूं, सारे एडवर्स हैं। सारे की रेशियोज क्या हैं? एडवर्स हैं। अच्छा, इसको ये स्टैंडर्ड कहता है कि एडवर्स की रेशियोज होना, फिर रिपीट कर रहा हूं, एडवर्स की रेशियो होना भी इस बात की अलामत है कि कंपनी इज थॉट टू बी नॉन गोइंग कंसर्न। कंपनी इज थॉट टू बी नॉन गोइंग कंसर्न। क्यों? क्योंकि आपके रेशियो सब बिगड़े हुए हैं, आपकी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको लोन लेना होगा, क्योंकि आपके एसेट तो सफिशिएंट नहीं है कि आपकी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर पाए। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आपको सवाल में दिखते हैं तो क्या वो तुम लोग बताओगे क्या गोइंग कंसर्न की अलामत है? यस सर। अब एक और चीज सुने, ये सारी बातें जो आयदा में लिखी हैं सब तुम्हें एक एक करके बता रहा हूं। एक और बात सुने, हमने ये कहा कि भाई तुम्हारे डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए, तुम्हारे डेट कोवेनेंट्स, ये तो हमने बेसिक पहली क्लास में सीखा था। क्या डेट इमीडिएटली रीपेबल हो जाएगा? अच्छा, डेट इमीडिएटली रीपेबल होगा तो जैसी बात है, यू डोंट हैव सफिशिएंट कैश, इन एनी केस यू नीड टू सेल योर प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट सब बेचोगे तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। क्या फिर गोइंग कंसर्न की मुसीबत आ गई? हाँ या नहीं? अच्छा, अब एक और चीज, हमने ये सारे केसेस देखे, ये अनगिनत हैं, पर अनगिनत में से ये ऐसे मेन केसेस हैं जो किसी कंपनी में होते हैं तो तुम्हें पता होता है कि वो कौन सी कंपनी है, नॉन गोइंग। अब मैं तुम्हें स्पेसिफिकली बैंकिंग बता देता हूं। बैंकिंग में आपको एक रेशियो मेंटेन करना होता है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अच्छा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज सॉर्ट ऑफ डिटरमाइंड बाय द रेगुलेशन। एक रेगुलेशन बनी हुई है, जैसे मैं अगर माइक्रो फाइनेंस का ऑडिट करता हूं तो माइक्रो फाइनेंस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि भाई आपने 15% का रेशियो मेंटेन करना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अच्छा, वो निकलता कैसे? वो बोलता है कि भाई एसेट्स उठाओ, इसमें से इंटेंजिबल वगैरह माइनस करो क्योंकि वो बिक ही नहीं सकते मार्केट में, तो आपके एसेट्स को इक्विटी से डिवाइड करो, आपका एक रेशियो बन जाएगा। ये आपने मेंटेन करना है इन ऑर्डर टू बी लिक्विड, क्योंकि लोग आएंगे तो पैसे तो देने ना तुम लोगों को। अच्छा, व्हाट इफ ये रेशियो गो बिलो यानी 15, तो क्या ये रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस है? इस पे लाइसेंस रिवोक हो सकता है, इस पे लाइसेंस। अच्छा, लाइसेंस रिवोक होगा तो क्या ये माइक्रो फाइनेंस बैंक चलेगा या गया? गया। तो दैट मीन्स कि लाइसेंस रिवोकेशन के ऊपर भी गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तुमने एक ऐसी, अब तुम लेट से फार्मा कंपनी हो और तुमने ऐसी वायलेशन की है कि जिसमें मतलब दवाई तुमने खिलाई लोगों को और 1000-1500 लोग मर गए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारी इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई तो क्या देयर इज अ रिस्क
कि तुम्हारा लाइसेंस रिवोक हो जाए। अच्छा, लाइसेंस रिवोक होना इज अ नॉर्मल थिंग और गोइंग कंसर्न थिंग? मैं कह रहा हूं मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे इन्होंने पूछा था ना मुझसे कि सर बताएं हमें कैसे पता लगेगा गोइंग कंसर्न सही है या नहीं इन फैक्टर्स की वजह से। तो वो कहता ही है कि आपने अवेयर रहना है, मोहतात रहना है, देख के काम करना है कि कहीं कोई तुम्हें गोइंग कंसर्न का फैक्टर छुपा हुआ दिखे तो यू नीड टू से कि भाई गोइंग कंसर्न के मसले हैं, एग्जिस्ट करते हैं। चलिए ये तो बात हो गई कि गोइंग कंसर्न का पता कैसे लगेगा। अब इसके आगे की कहानी सुनाता हूं। सबसे पहले तुम मुझे बता दो मेरी तसल्ली के लिए, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? कंपनी अगले 12 महीने चलेगी। तुम्हें क्या पंचायत है? नहीं है, ये पंचायत थोड़ी ना नहीं कर पाएगी, अजीब बातें कर रहे हो। पंचायत थोड़ी ना ही है भाईजान, पंचायत नहीं है ये। हमें पंचायत ये है कि क्या वो गोइंग कंसर्न की अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं है, क्या वो सही कह रहे नहीं कह रहे। अच्छा, वो सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं ये मैं ऐसे ही बोलूंगा या सबूत के बेस पे? अच्छा, सबूत के बिना पे ऐसे कहूंगा कि मैं ये कहूंगा कि भाई मैंने जब अपनी आंखें खुली रखी थी, अवेयर रहा था, सोच समझ के ऑडिट किया था, तो ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं दिखा, ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं दिखा जो मुझे सोचने पे मजबूर करे कि कंपनी इज नॉट गोइंग कंसर्न। तो जब ऐसा कुछ है नहीं तो मैंने कहा मुझे मस्ती भी नहीं है। आगे सुनो, मैंने कहा चलो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है, पर क्या कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी है? भाई पहला वाला केस ही नहीं तो दूसरा हो ही नहीं सकता। दूसरा कब आएगा? जब गोइंग कंसर्न के मसले हों और वो सुलझ गए हों पर फिर भी शक हो, तो दूसरा स्टेप आता है। अदरवाइज पहला ही नहीं है तो दूसरे का सवाल ही नहीं आता। अच्छा, व्हाट इफ पहला दूसरा दोनों हो गया, तो फिर तुम्हारी आखिरी जिम्मेदारी है रिपोर्ट करना इन अकॉर्डेंस विद आइजा, ऐसा ही है। अच्छा भाई, assumptions reasonable or not and whether material uncertainty present or not, very good बेटा, ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, अब आगे सुने। हमने कहा जब तुमने सारी जांच पड़ताल करके अपना दिमाग लगा के रिस्क फैक्टर्स पे नजर रख के कोई ऐसा वैसा मसला तो नहीं है, तुम आ गए आखिर में या ऑडिट के दौरान। अब दो केसेस बनाते हैं, ये लिखे हुए आगे इधर। पहले ये देख लो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अच्छा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये नॉर्मल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर है या गोइंग कंसर्न के? पर देखो वही लिखे हुए, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, यही थे ना वहां पे भी। तो वो कह रहे हैं इस इंक्वायरी में, इस इंस्पेक्शन में, इस ऑब्जर्वेशन में इस चीज का ख्याल रखना कि वो बातें हो सकती हैं जो मैंने तुम्हें बताई। सिंगल कस्टमर का चला जाना, मेजर सप्लायर का चला जाना, की एम्प्लॉय का चला जाना, ये सारी चीजें इस बात की अलामत हैं कि गोइंग कंसर्न का मसला है, रिस्क है ना। तो वो आ गए ना, तभी तो बोला। अच्छा भाई देखो, एडवर्स की रेशियोज क्या एनालिटिकल आ गए? ऐसा ही है। चलो यहां तक बात हो गई, ये हमने परफॉर्म कर लिया क्या भाई? रिस्क असेसमेंट। अच्छा, कोई आपसे पूछे, सवाल पूछ रहा हूं मैं तुमसे, हाँ एग्जामिनर पहुंचा नहीं है यहां तक अभी, सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एग्जामिनर आपको कहे व्हाट यू गाइज विल डू इन ऑर्डर टू असेस दैट कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट। जेनरिक सवाल करे आपको कि आप लोग क्या करेंगे ऐसा कि आपको पता लगे कि कंपनी एक गोइंग कंसर्न है। आप बोलेंगे वी विल परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, वी विल परफॉर्म इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड दोज शाल विद गवर्नेंस, ऐसा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, तीसरा इंस्पेक्शन करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट वेदर देयर आर एनी केसेस, एनी इंस्टेंसेस व्हिच इंडिकेट दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। वो सारी बातें ये लिखी हुई हैं। वी विल रिकैलकुलेट की रेशियोज, इफ दोज आर नॉट एडवर्स तो इसका मतलब है सब सही है। बात क्लियर है? तो ये तो जेनरिक सवाल हो गया, पर जेनरिक से आगे की दुनिया तो मैं अभी दिखाता हूं मैं, आ जाओ। यानी सर अब एक बात समझाएं मुझे, क्या हम कह सकते हैं ये तो प्रोसीजर्स हो गए, ये क्या हो गया भाई? ये तो हो गए प्रोसीजर्स। अब आगे की कहानी सिखाता हूं तुम्हें। अच्छा, अब तुमने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए, ये बहुत सुकून से समझना, तुम लोगों के लिए बड़ा की एलिमेंट है ये। यहाँ पे पूरा आज चैप्टर ये खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। फोकस होकर देखो इधर सिर्फ। मैंने कहा तुमने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए, तुम्हें पता लगा कि यार एक मसला है, वो मसला अनगिनत एक एक करके मैं इसमें घुसाता हूँ। मैंने कहा लेट्स से एक मसला ये था कि तुम्हारे डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए, डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए, और तुमसे जो बैंक है वो लोन के पैसे वापस मांग रहा है, सही है। अच्छा, ये तुम्हें मैनेजमेंट ने नहीं बताया, तुमने जब डेट कोवेनेंट्स कैलकुलेट किए तो वो रेशियो तुम्हें ब्रीच देखा, और तुमने लोन एग्रीमेंट देखा, इंस्पेक्ट किया, तो तुम्हें वहां से पता लगा कि डेट कोवेनेंट था इंटरेस्ट कवर रेशियो मेंटेन करना है 3 टाइम्स, ये 3 के 1 टाइम भी नहीं हो रहा था। डेट टू इक्विटी रेशियो मेंटेन करना था आपको, वो भी ब्रीच है।
करंट रेशियो मेंटेन करना था, वो भी ब्रीच है। तो उसने, अब आपको ये पता है कि भाई इमीडिएटली लोन वापस होगा। अच्छा, मैनेजमेंट के पास गए, आपने मैनेजमेंट को बोला, मैं अंग्रेजी का मतलब पे समझाऊंगा, पहले कहानी सुननी है। आप मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट को आपने बोला भाईजान क्या चल रहा है? उसने बोला कुछ भी नहीं, सब सही चल रहा है। हमने बोला फिर भाई पता है कुछ हो रहा है? बोल रहा भाई कुछ भी नहीं हो रहा, सब सही है। हमने बोला भाई तुमने कुछ असेसमेंट की है? उसने बोला कि दिमाग खराब हो गया, पी के आया सुबह, क्या असेसमेंट? हमने बोला भाई गोइंग कंसर्न असेसमेंट की है? उसने बोला हाँ की है। मैंने कहा क्या की है भाई? तेरे तो लोन के मसले हैं, डेट कोवेनेंट ब्रीच है। उसने बोला निकल, मुझे पता है सब। मैंने कहा अच्छा, मतलब तुमने असेसमेंट की है, मतलब इसका असेसमेंट की है। मैंने कहा अच्छा, यानी इसमें अंग्रेजी रीड कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है? आस्क मैनेजमेंट दैट वेदर दे हैव आइडेंटिफाइड एनी इवेंट और इफ सो व्हाट आर द प्लान्स फॉर मिटिगेटिंग दोज रिस्क। इस कहानी का मतलब समझ आया? कहने का मतलब यह है कि पहले तुम मैनेजमेंट से तो पूछो कि भाई तुमने कोई इवेंट और कंडीशन, इवेंट और कंडीशन का मतलब समझ आता है? जो अभी इतनी सारी कहानियां बताई, क्या ऐसे हालात वाकयात हैं जो आपको पता है, जो आप मुझे बताना चाहते हैं, और वो इतना अच्छा है आपको बता देगा। वो इतना अच्छा है ना, आपको बता देगा। अच्छा होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो आपने खुद पहचानना होगा। बात क्लियर है? अच्छा खैर, व्हाटसोएवर रीड करते हैं वापस इसको। आस्क मैनेजमेंट दैट वेदर दे हैव आइडेंटिफाइड एनी इवेंट और इफ नो व्हाट आर द प्लान्स फॉर मिटिगेटिंग दोज रिस्क। यानी अगर उसने कुछ आइडेंटिफाई किया है तो आप बताएं आपके प्लान्स क्या हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, वो कह रहा है कि भाई हाँ यार मुझे पता ही क्या मसला चल रहा है, बैंक के जो डेट कोवेनेंट्स है वो ब्रीच हो चुके हैं, तो तुम क्यों इतनी होशियारी कर रहे हो? मैंने कहा मैं होशियारी इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पंचायत है। पंचायत किस बात की है? कि पहले तो ये देखना है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं है। मैंने कहा तू एक बात बता दे मुझे मेरे दिल की तसल्ली के लिए, तुम अकाउंट गोइंग कंसर्न पे बनाओगे नॉन गोइंग पे? उसने बोला गोइंग पे। मैंने कहा पंचायत ही यही है, एक तो मसले चल रहे हैं, तुम बोल रहे हो गोइंग कंसर्न पे बनाएंगे। उसने बोला भाई तुम्हारी पंचायत का सोल्यूशन है ना, मैंने असेसमेंट की हुई है। मैंने कहा भाई यही तो कह रहा हूं, मुझे बता असेसमेंट क्या की हुई है? उसने बोला भाई बैंक से नेगोशिएशन चल रही है, आओ तुम्हें दिखाता हूं। मैंने बोला भाई आ जाओ, ईमेल खोलो, बताओ मुझे क्या नेगोशिएशन चल रही है। वॉइस रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी ना, ईमेल पे होगा, लिखत पढ़त होगी। उसने बोला भाई ईमेल पे बात चल रही है। उसने ईमेल दिखाई, उसने बोला कि भाई वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग ऑफ योर लोन टर्म एंड निगेटिंग द एंटायर ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। ये लिख के दिया किसने? बैंक ने। तो अब आप मुझे जल्दी से बताएं, उसने लिख के दिया वी आर इन अ प्रोसेस, वी आर इन अ प्रोसेस। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भाई वी आर इन अ प्रोसेस, वो मुझे लिख के दे रहा है। कौन किसको लिख के दे रहा है? वो मैनेजमेंट को। मैंने वो ईमेल देख ली। अच्छा, क्या मैनेजमेंट के पास प्लान थे? यस। अब ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल सुना रहा हूं विदाउट कोडिंग द नेम। उन्होंने क्या किया, 6 महीने पेमेंट को डेफर कर दिया। 6 महीने। अच्छा, मैंने कहा कि चलो भाई 6 महीने पेमेंट को डेफर कर दिया। एक इनके पास क्वेश्चन आ गया कि अगले 6 महीने सर्वाइव कर सकती है, अगले। हमने बोला भाई हम तो 12 महीने की बात कर रहे हैं, किधर? उसने बोला हाँ भाई हम पे कर लेंगे। मैंने कहा चलो कैश फ्लो बना के दो। बोला कैश फ्लो तो बनाया हुआ है ना। मैंने कहा चस्सी पास का नहीं, फ्यूचर का। बोला फ्यूचर का क्या करोगे? रिपोर्ट तो उस पर दे दो। मैंने कहा तो भाई ये तो देखना ना पैसे पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अच्छा ये मेरी बात सुनना, ये पूरी कहानी है और फिर अंग्रेजी है, बातों बातों में पिला दूंगा ये, सुनो वापस। मैंने उससे क्या मांगे? कैश फ्लो। पहले के फ्यूचर के? पहले के क्यों नहीं मांग रहा भाई? वो तो ऑडिट कर ही रहा हूं ना, मैं तो फ्यूचर का बोल रहा हूं। अच्छा फ्यूचर का क्यों पंचायत है मुझे? इन ऑर्डर टू इवेल्युएट कि वो पैसे पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आगे कहानी सुने, कहानी सुने भाई। मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्लीज यार यहाँ पे फोकस होकर देखना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं उससे कैश फ्लो की क्या मांग रहा हूं भाई? फोरकास्ट, जिसको हम कहते हैं बजट, जिसको हम कहते हैं बजट। अच्छा भाई मैनेजमेंट बोला तेरे को फोरकास्ट चाहिए, तो ये देता हूं फोरकास्ट। उसने बोला भाई रेवेन्यू आसमानों पे, क्वांटिटी आसमानों पे, प्राइसिंग आसमानों पे। उसने बोला भाई सफिशिएंट सरप्लस आ रहा है मेरे पास, देख पेमेंट कर लूंगा। मैंने कहा होशियारी नहीं, मैं इसकी भी रीजनेबलनेस को चेक करूंगा। बोल के दिखाओ इंग्लिश में, रीजनेबलनेस को चेक करूंगा। यानी मैं ये करूंगा कि भाई मैं ये चेक करूंगा कि ये तुम्हारी कैश फ्लो की वर्किंग रीजनेबल है। अच्छा वो कह रहा है कि भाई एक तो तुम अजीब भाई बंदे हो यार ऑडिटर, पहले रीजनेबलनेस चेक कर रहे हो कि मेरी गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या नहीं है, फिर तुम्हें बता दिया कि भाई ये प्लान है, फिर उसकी भी असेसमेंट कर रहे हो। तो मैंने कहा भाई मेरा मकसद ही यही है कि मैं चेक कर लूं कि तुम्हारी ओवरऑल अजम्पशन रीजनेबल है या नहीं है। उसके लिए मुझे कैश फ्लो चेक करना लाजमी है। अगर एक बेवकूफ ऑडिटर हो ना, वो बैंक की इस कॉरेस्पॉन्डेंस को देख के मान के आ जाए भाई
आपको जब वो कह रहा है कि मैंने कैश फ्लो प्रोजेक्शन बनाई है तो क्या वो सही है या नहीं है, इस पे भी तो तुम्हें सबूत चाहिए ना, क्योंकि तुम कंक्लूड करने लगे हो कि क्या ये कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है। अच्छा अब बात समझिएगा मेरी कहानी, एग्जामिनर आज तक यहां पहुंचा नहीं, अगर पहुंच गया ना दिमाग घुमा देगा। वो आपको सवाल क्या देगा, शुरू यहां से करेगा, बोलेगा ये केस चल रहा था, केस इन अ सेंस कि भाई डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए थे, बैंक ने मांगे, इन्होंने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाई है, बताओ आप प्रोसीजर क्या करोगे। आप बोलोगे मैंने याद ही इससे पहले तक किया था, इसके आगे क्या लिखूं। ये प्रैक्टिकलिटी काम आएगी जो बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकलिटी काम आएगी जो बता रहा हूं। कैश फ्लो फोरकास्ट करने का, चेक करने का तरीका सुने खाली। मैंने ये कहा कि अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं और मुझे 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं बोलूंगा कि इस फोरकास्ट के अंदर जो 2 महीने की सेल ली हुई है वो एक्चुअल क्वांटिटी होनी चाहिए। नहीं समझ आई बात भाई, फोरकास्ट बनाइए, तुम तो 2 महीने ऑलरेडी मरे हुए हो ना वहां पे, तो 2 महीने की क्वांटिटी प्रोजेक्टेड होनी चाहिए, एक्चुअल होनी चाहिए। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है। अच्छा पहली चीज क्लियर है, ऑनलाइन तो जल्दी कंफर्मेशन, तो पहली चीज क्लियर है, जल्दी बताओ। आई एम जस्ट इवैल्यूएटिंग कि भाई ये दिमाग चलना चाहिए कि वेरीफाई कैसे करना है, क्लियर है। चले जी, हमने कहा कि भाई सब्सिक्वेंट क्वांटिटी शुड बी एक्चुअल फॉर सम मंथ्स, ऐसा ही है भाई। सारे महीनों की एक्चुअल क्यों नहीं हो सकती भाई, सर वो सारे महीने खत्म नहीं हुए अभी। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, प्राइस क्वांटिटी तो समझ आती है, जो प्राइसिंग है क्या वो एग्जिस्टिंग प्राइस है या उस पर इंक्रीमेंट लगाया गया है। नहीं लगाया गया है वो नहीं, तुम्हें देखना है ना, अभी तो लगाया नहीं है, लगाया ये तो हम बात की बात है। तो हमें क्वांटिटी के साथ साथ प्राइसिंग भी देखनी है कि पर यूनिट प्राइस अभी कितनी है और प्रोजेक्शन में कितनी यूज की। अगर प्रोजेक्शन में यूज की है तो उसके अप्रूवल चाहिए होंगे, किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, क्योंकि हमने तो कंट्रोल में सीखा है अनऑथराइज्ड प्राइस तो हो ही नहीं सकती। तो हम तो बोले हम तो कंट्रोल समझ के बैठे हैं, तुमने यहाँ पे कौन सी प्राइस ले ली भाई। ये सारे मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूँ इसलिए कि ये मेक श्योर करूँ कि कैश फ्लो सही हो। अगर कैश फ्लो सही होगा तो इसका मतलब है वो पेमेंट सही होते हुए दिखेगी। कितने महीनों का कैश फ्लो बना रहा हूँ, फिलहाल 6 महीने का, ताकि 6ठे महीने की पेमेंट देख पाऊँ कि क्या हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। पहले बताओ यहाँ तक बात की क्लैरिटी है। आगे सुने, हमने कहा कि भाई हम प्राइसिंग चेक करेंगे। अच्छा अब तीसरी चीज सीखो, इफ प्राइस इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी मस्ट बी डिक्रीजिंग। अच्छा इसको हम कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करना। क्या चेक करना, इंटरनल कंसिस्टेंसी। भाई मैं वो तुम्हें कह रहा है मैं प्राइसेस को डबल कर दूंगा, तो मैंने कहा क्वांटिटी को आधा कर, क्यों, प्राइस इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है आपसे कोई खरीदेगा नहीं, तो भाई फिर वो आपकी प्रोजेक्शन में दिखना चाहिए, वो आपकी प्रोजेक्शन में दिखना चाहिए। अच्छा ये सारी बातें वाकई में होती हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स में हम ऐसी प्रोजेक्शंस को देख रहे होते हैं इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट कि भाई क्या वो ये अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आगे सुने और फोकस के साथ। हमने कहा भाई ये तो हो गई क्वांटिटी की डिस्कशन, ऐसा ही है। अच्छा वो कह रहा है कि भाई, अब एग्जांपल दे रहा हूं, वो कह रहा है कि भाई मैं अपनी सेल्स फोर्स को इंक्रीज करूंगा तो वो और सेल्स करेंगे। तो मैंने कहा भाई मार्केटिंग एक्सपेंस भी दिखना चाहिए, सेल्स के लोगों की सैलरी भी दिखनी चाहिए। तो आपने इंटरनल कंसिस्टेंसीज को इंटैक्ट रख के चेक करना है कि क्या वो वाकई में सेंस बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। भाई सीधी सी बात है, आप कह रहे हो कि मैं ये मेजर लूंगा इस चीज के लिए, तो भाई फिर उसका कैश आउटफ्लो भी दिखना चाहिए। पता चले आप ऊपर इनकम दिखाई जा रहे हो, आउटफ्लो कुछ भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपका कैश सरप्लस तो बनेगा ना जी। नॉन करंट एसेट को बेचे, बिल्कुल बेच सकता है, पर नॉन करंट एसेट उसके पास ऑलरेडी गिरवी रखा हुआ होगा बैंक के पास, कोई और कैसे, मतलब चलो भाई ये कह रहे हैं एक्स्ट्रा एसेट को बेच सकता हूं, तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं हो रही है जो तुम बोलो कि एग्जिस्टिंग हालात वाकयात में करना, ये इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है कैश फ्लो असेसमेंट। यहाँ पे मैं एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि क्या इतना पैसा होगा 6 महीने तक मेरे पास जमा होकर। यानी फॉर एग्जाम्पल 1 महीने की फोरकास्ट बनाई,
उसको ओपनिंग कैश में ऐड किया, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हम देखेंगे दिसंबर के आखिर में जो कैश है क्या वो इतना है कि मैं लोन पे कर पाऊं, तो एसेट क्या कुछ भी बेच दे, बिजनेस बेच देगा तो कौन सी कंपनी हो गई, नॉन गोइंग कंसर्न। हम तो पकड़ के ये बैठे हुए हैं कि भाई ये मसला है, बात क्लियर है। चलें ऑनलाइन वालों तुम सब यहां तक कोई मसला, ये होगा स्पेसिफिक प्रोसीजर्स जी। कैसी बात, मतलब बदतमीजी कर रही है आपसे? नहीं भाई, सवाल सुन लेते हैं भाई। आप क्या कह रहे हैं अगले साल से सेल्स बढ़ाएंगे? मैं कह रहा हूँ पहले तो मैं इसको हिलाऊंगा, उसको मैं बोलूंगा भाई क्या हो गया तेरे को, दिमाग खराब हो गया, गले से लगाऊंगा, अगले साल की बात ही नहीं कर रहा। तो आप कह रहे हैं कि 6 महीने में वो प्राइसेस बढ़ा देगा, तो हम चेक तो कर रहे हैं, तो फिर हम क्वांटिटी गिरा देंगे ना। हम तो यही तो देख के बैठे हुए हैं। मैं तो कितनी एग्जांपल्स दी हैं आपको कि भाई जिसमें हमने मार्केट रिसर्च भी की हुई है। इसमें डिमांड के लिए पता है आप क्या कर सकते हो, सुनो, पैकरा की साइड पे पूरी डिमांड एंड सप्लाई का उसूल बना हुआ होता है। आप पैकरा की साइड पे देखें किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड चल रही है, उसके बाद पूरी रिसर्च होती है, आपको वहां से भी पता लग जाएगा कि आपका मार्केट शेयर कितना है, उससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते। तो यहां से भी ये फैक्चुअल फाइंडिंग आती है कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो इन एनी केस मैनेजमेंट तो कुछ भी कहे, वो तुम्हें बोलेगी चांद पे लेके चलता हूँ, बैठ जाओगे उसके साथ, फिर तो तुम प्रूफ मांगोगे ना, उससे चांद पे लेके कैसे जाओगे? अच्छा, तो कहने का मकसद ये सबूत होना चाहिए, सही है। तो वो अपने कैश फ्लो को चांद पे ले जाए, तुम उसको रोक के वापस ले आना, सही है, फैक्चुअल फाइंडिंग। हाँ, अगर वाकई चांद पे जाओ तो तुम भी चल के चले आना, सही है। इधर चलो, खैर फोकस के साथ इधर पहले बताओ ये पूरा कैश फ्लो का मकसद समझ आता है? दूसरी एग्जांपल देता हूं, फिर उसको रीड भी करवाता हूं। इधर प्लीज फोकस के साथ। ये तो पहला केस था ना डेट कोवेनेंट्स वाला, इसी को आगे लेके चलते हैं। अब इसमें 2 केसेस होंगे। इसमें या तो तुम राजी हो जाओगे या तो तुम मुकर जाओगे, तुम ही हो जो करोगे, हम तो सीनियर मैनेजर हैं। इधर सुनो, अच्छा बात समझो, मैंने कहा या तो तुम राजी हो जाओगे या तो तुम मना कर दोगे। अच्छा, अगर तुम मना करोगे तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें ये प्रोजेक्शन सही नहीं लग रही है, तो जल्दी से मुझे जवाब दो, कंपनीज आर गोइंग कंसर्न और नॉन गोइंग? गोइंग और नॉन गोइंग? वेरी गुड, नॉन गोइंग कंसर्न, वेरी गुड, बिल्कुल सही। चलो आगे सुनते हैं। जब तुम खुद कह रहे हो अपने मुंह से कि कंपनी इज अ नॉन गोइंग कंसर्न, तो अकाउंट्स बनने चाहिए नॉन गोइंग कंसर्न पे। अगर अकाउंट्स नॉन गोइंग कंसर्न पे बन गए तो डिस्क्लोज होना चाहिए। तो क्या आप यूएम देंगे? यूएम देंगे? डेफिनेटली देंगे, क्योंकि मैटर इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी एंड इट इज एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज इन दी एफएस एंड मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ दिस मैटर। ऐसा है, तो ये बात हमने सीख ली। अच्छा, ये वही कहानी यहां से यहां चली गई है, टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद आइजा, टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। दूसरा केस प्लीज तुम लोग बताओगे। तुमने ये पूरे मंजन की असेसमेंट की, कैश फ्लो देख लिया, तुम्हें तसल्ली हो गई कि वो पे हो जाएगा, अमाउंट पे, और मैनेजमेंट ने कहा भाई खुदा के वास्ते मैं तुम्हें अपने पेरेंट एंटिटी से गारंटी लेके दे रहा हूं, मैं अपनी पेरेंट एंटिटी से गारंटी लेके दे रहा हूं। अच्छा, हमने कहा तुमने ये बात की है ना, हम फिर पीछे लग गए। हमने बोला पेरेंट एंटिटी के एफएस मंगवाओ। तुमने कहा भाई अब क्या मुसीबत है? मैंने कहा तुमने बोला है, तो बोला जो बोलते हैं फिर तुम उसमें घुस जाते हो यार। हमने बोला भाई तुम्हारी बात को वैलिडेट कर रहे हैं, तो बोलता अगर मैं नहीं बोलता तो। मैंने कहा भाई गोइंग कंसर्न का मसला से, बोल रहा हूँ। हमने कहा एफएस दो। उसने बोला भाई उसके एफएस क्यों चाहिए, हम लोग उसकी हालत देखेंगे। मैंने कहा जिसकी तुम गारंटी मांग रहे हो वो खुद किसी से गारंटी लेके बैठा है, तो क्या करेंगे? तो हमने क्या मांगे? उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मांगे? अच्छा, उसने दे दिए 3 साल पुराने, रीसेंट ऑडिटेड। रीसेंट ऑडिटेड क्यों? भाई विश्वास ही तब होगा जब ऑडिट हुए हुए हों। आगे सुनो। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। हमने कहा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने उसकी इवैल्यूएशन की, क्या वो इतना क्रेडिट वर्दी है या नहीं है, सही। अच्छा, हसनैन कह रहे हैं कि सर लेकिन उस वक्त तो पेरेंट का खुद ऑडिट चल रहा होगा। बेटा तब मैं मांगूंगा तो मैं उसके लेटेस्ट अवेलेबल फाइनेंशियल्स देखूंगा ना। लेटेस्ट अवेलेबल का मतलब है या तो ऑडिट हो चुका होगा या 6 महीने पुराने होंगे मैक्सिमम, तो वो तो देखूंगा ही ना। खैर व्हाट्सएवर, आगे सुनिएगा, जानिए प्लीज, फोकस 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 इधर। अच्छा, हमने कहा हमने उसके फाइनेंशियल्स मांगे, इवैल्यूएशन की कि भाई क्या उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है या नहीं है। अच्छा, ये सारी चीजें मुझे तसल्ली दे रही हैं कि ये सब्सिडरी जो उसकी है इज अ गोइंग कंसर्न, क्योंकि एक तो कैश भी जनरेट करेगी और दूसरा गारंटी भी है। मैंने कहा चलो फाइनेंशियल देख लिए, एक और काम कर ले बस,
उससे लिखवा के दे दे पेरेंट सपोर्ट लेटर। क्या? पेरेंट सपोर्ट लेटर लेके दे दो। उसने बोला भाई फाइनेंशियल्स तो दे दिए। मैंने कहा कल को वो मुकर्रिर नहीं दे रहा पैसे, हम कहाँ जाएंगे, हम तो ऑडिटर बीच में आ गए, तुम्हें कैसे पता था वो पैसे देगा, तो हमें गारंटी तो लेके दो। तो उसने बोला गारंटी आपको नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी। हमने कहा तुम्हें ही चाहिए, तुम अपने आप को खत लिखवाओ, वो सबूत के तौर पे हमें दे दो कॉपी उसकी। फिर पेरेंट ने उसको खत लिखा कि अगर कोई आप पे नागानी आफत आई तो हम बैठे हुए हैं, हम आपको पैसे देंगे। हमने बोला बिल्कुल सही है, ये लिख दिया उसने। अब बताओ तुम लोग सब, क्या कोई अनसर्टेनिटी बची? क्यों भाई? एक तो ये खुद भी कर लेगा और अब्बू भी बैठे में, सही जी दे देंगे पैसे। अच्छा अनसर्टेनिटी नहीं बची तो शुड आई रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद आइजा? यस। कौन सा ओपिनियन? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो आ गया, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ है ही नहीं। चलो इसकी एग्जांपल बनाते हैं दूसरी। मैंने कहा व्हाट इफ पेरेंट एंटिटी बोले निकलो भाई जो है खुद है। अच्छा कैश फ्लो बना के दे दिए हैं, कैश फ्लो बना के दे दिए और हमने इतना काम करने के बाद कंक्लूड किया कि हाँ भाई पे कर लेगा, बट हालात वाकयात तो चेंज हो सकते हैं ना, तो क्या अनसर्टेनिटी है? अच्छा अब आप मुझे बताएंगे अनसर्टेनिटी है, उसने फाइनेंशियल्स में डिस्क्लोज कर ली, ईओएम देंगे। फिर मटीरियल अनसर्टेनिटी, वेरी गुड यार, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा देंगे। यहां तक बात की क्लैरिटी है? ऑनलाइन वाले वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हो। आगे अब इस अंग्रेजी को रीड करते हैं, आ जाओ। इफ मैनेजमेंट हैव नॉट मेड असेसमेंट देन हाउ दे हैव यूज्ड गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ इट्स एफएस। भाई हम बोल रहे हैं कि अगर तुमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को चेक ही नहीं किया तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम गोइंग कंसर्न हो? आगे, ऑडिटर्स शुड रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट फॉर इवेंट्स और दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। यानी वो कह रहा है आप अलर्ट रहना। तो ये बात तो मैंने पहले भी बताई थी कि यू शुड रिमेन अलर्ट ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि क्या वो आपको इस बात की निशानदेही या अंदेशा दे रही है कि कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। पहले तो यहां तक क्लैरिटी है। आगे देखें, नाउ ऑडिटर शेल इवेल्युएट द मैनेजमेंट असेसमेंट। देखना ये थ्योरेटिकल है, मैंने तुम्हें प्रैक्टिकलिटी में बता दिया। इधर द ऑडिटर शेल कवर द सेम पीरियड एज कवर्ड बाय द, बट दैट शुड नॉट बी लेस देन 12 months, that should not be less than 12 months। आगे सुनिएगा, if management assessment of the entity's ability to continue as a going concern cover less than 12 months from the date of financial statements, the auditor shall request the management to extend। अच्छा ये बेसिक सवाल आ सकता है आपको, वो सवाल में ऐसी छोटी मोटी मस्ती करेगा, बोलेगा कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट की 11 महीने की है, तो आप क्या लिखेंगे कोर्स ऑफ एक्शन में? कोर्स ऑफ एक्शन में बोलेंगे मैनेजमेंट को कि प्लीज एक्सटेंड योर असेसमेंट फॉर एटलीस्ट 1 month, इवन दो यू कैन गो बियॉन्ड दैट एज वेल, क्योंकि जितनी अच्छी जाएगी आगे तक उतना ज्यादा अच्छा है, पर मिनिमम कितने होने चाहिए? 12 महीने। आगे, अब ये तुम्हारे सामने सारी जो कहानी सुनाई है ना, ये अंग्रेजी है। अच्छा पहले थोड़ा सा आगे जाने से पहले एक समरी, मुझे एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट नहीं की हुई तो क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे प्लीज असेसमेंट करें। अच्छा वो भी कितने महीनों की? मिनिमम 12 महीनों की। अच्छा वो कम की करके आ गई तो? अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, दिमाग में ऐसी आमद हो गई है सवाल की। इधर अभी एक पूछते हैं, और साहब तू बता दे जल्दी। भाई मैनेजमेंट को तुमने कहा कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट करो, वो नहीं कर रही, तुम कह रहे हो करो, वो नहीं कर रही। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या मसला है? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट चुपचाप, रिक्वेस्ट है तुम्हें, तुम्हारी माँ की कसम है नहीं बोलना, ऑनलाइन वालों प्लीज। एक गोइंग कंसर्न का इशू है नहीं, 1 मिनट मैं जिससे पूछूंगा वो, चल तू बता दे समील। वेरी गुड यार, स्कोप लिमिटेशन, क्योंकि यू आर अनेबल टू डिटरमाइन कि गोइंग कंसर्न है या नहीं, इसको सबूत ही नहीं है। तो मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। वही क्लाइंट जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा था, उसने डेट कोवेनेंट्स ब्रीच किए, वो कह रहा है बैंक से नेगोशिएशन चल रही है। अच्छा बैंक का रिप्लाई नहीं आ रहा, नेगोशिएशन चल रही है, बैंक ने लिख के दिया वी आर इन अ प्रोसेस। अब बैंक ना हाँ कह रहा है, अच्छा मुझे बताओ हाँ कह रहा है ना कह रहा है, मेरे पास तो सबूत ही नहीं है क्या चल रहा है, और मैनेजमेंट के पास तो पैसे है ही नहीं। मैनेजमेंट इस बात पे अड़ी हुई थी कि भाई हम गोइंग कंसर्न है, पर हमें क्या उसके गोइंग कंसर्न होने का सबूत मिल पा रहा है, या ये लिमिटेशन है? कौन सी लिमिटेशन? अच्छा पर आई थिंक ये मटीरियल है, या मटीरियल है या परवेजिव है? परवेजिव है। इस केस में आप दे देंगे डिस्क्लेमर,
इस केस में जाएगा डिस्क्लेमर जी। हाँ तो बैठ गया, उसके बाद जाके बैंक के पास बातें करता रही हो भाई, दोनों तो चर्सी तभी तो कह रहा हूँ दोनों तरफ जा सकती है, तो सबूत नहीं मिल रहा ना। अब वो रिपोर्ट मांग रहा है, क्या करेगा भाईजान तुम बताओ? वो रिपोर्ट मांग रहा है, वो बोल रहा है मैं आराम हूं इस बात पे, मैंने किस पे बना दी है? अच्छा, अब जब उसने गोइंग कंसर्न पे बना दी है, उसने किस पे बना दी है? गोइंग कंसर्न पे। तो आपके लिए ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है। अच्छा, स्कोप लिमिटेशन क्यों है भाई? पता ही नहीं है ना कि है क्या मसला, कि या तो है या तो नहीं है, सबूत ही नहीं मिला। गोइंग कंसर्न का सबूत नहीं मिला, मैं किसकी बात कर रहा हूं? अच्छा, वैसे तो मैंने पीपी इन्वेंट्री सब वेरीफाई किया होगा, मैं क्या कह रहा हूं, गोइंग कंसर्न का सबूत नहीं मिला, तो मेरे लिए तो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। पर क्या ये मसला एक सिंगल एलिमेंट का या पूरे एफएस का है? नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। तो ये हो गया स्कोप लिमिटेशन का मसला। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये स्कोप लिमिटेशन मटीरियल है, परवेजिव है? तो डिस्क्लेमर। मेरी एग्जाम्पल है ना, मेरी मर्जी, मेरी एग्जाम्पल थी, उसमें मैंने आपको सीधी कहानी बताई। भाई तुम लोग बताओगे, ये फिर ये चसी लेट आया था ना, तुम लोग बताओ उसको, पहली वाली एग्जाम्पल में बैंक राजी हो गया था? हाँ या नहीं हुआ था? कितने महीने डेफर किया था? क्या हमने ऐसे ही माफ किया था या हमने प्रोजेक्शन देखी? अच्छा, प्रोजेक्शन देखने के बाद भी एक और काम किया, पेरेंट का सपोर्ट लेटर लिया, तसल्ली हो गई थी। क्या कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी थी? क्या कोई रिपोर्ट पे इंपैक्ट था? हमने कुछ किया नहीं, इसमें क्यों मुसीबत है? तो जब तुम खुद कह रहे हो राजी नहीं हो रहा, तो क्यों पीछे पड़ा है उसके? हाँ, तेरे को क्यों लगा भाई? सुना क्यों नहीं तूने? सही है भाई समील, बात क्लियर है। तो राजी है या नहीं है डिपेंड करता है इस पे, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। सही है, चलो प्लीज। टाइम लगा होगा बिल्कुल। की ऑडिट मैटर हो सकता है, अगर आप चाहें तो उसका आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट अटेंशन लगी है तो दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं। चलें भाई आगे, इधर प्लीज। ये सारी कहानी के बाद रिवीजन हो गया। अब इधर हमने कहा एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स व्हेन इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाइड। ये पूरी कहानी सुना चुका हूं, ये उसकी अंग्रेजी है, मैं कह रहा हूं और क्या काम करोगे अगर तुम्हें क्या मिल जाए? इवेंट और कंडीशन। मैं वापस पूछ रहा हूं, तुम क्या काम करोगे अगर तुम्हें मिल जाए इवेंट और कंडीशन? पहला, आस्क मैनेजमेंट वेदर दे हैव परफॉर्म्ड एनी असेसमेंट, इफ नो आस्क देम टू परफॉर्म। अगर उन्होंने नहीं परफॉर्म की तो उनको बोलो असेसमेंट परफॉर्म करो। आगे, इफ देयर इज एनी प्लान टू मिटिगेट दोज इवेंट्स और कंडीशन, यानी उनके पास कोई प्लान है, जो मेरी एग्जांपल में क्या था, नेगोशिएशन, कैश फ्लो, पेरेंट का सपोर्ट, ये प्लान था ना। मुझे बताओ अगर उसके पास प्लान है टू मिटिगेट दोज इवेंट्स और कंडीशन, तो वो क्या कह रहा है? दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट्स ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो फिर आप एक काम करें, क्या कह रहा है वो? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें। क्या परफॉर्म करें? अच्छा, वो ऑडिट प्रोसीजर हम सब्सटेंटिव में भी सीखेंगे। हर एक हालात वाकयात पे हर एक अलग प्रोसीजर होते हैं। अब एग्जांपल दे रहा हूं एक, इसमें तो बैंक इन्वॉल्व था ना और पेरेंट इन्वॉल्व था। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा केस हो कि मेजर कस्टमर चला गया, तो हमने कहा प्लान क्या? उसने बोला नए कस्टमर से नेगोशिएशन चल रही है। तो फिर अब जब तुम अब जो लिखोगे तो तुम बोलोगे चेक कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन दी कंपनी एंड द न्यू कस्टमर, कंपनी एंड द evaluate whether there is any agreement signed till date or not, कि अब तक कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है। अच्छा, फिर दूसरा, ऑब्टेन सब्सिक्वेंट लेजर्स। ये तुम्हें मैं कहानियां सिखा रहा हूं जो आगे जाके लिखना भी सिखाऊंगा कि भाई ऑडिट होता कैसे। मैं बोलूंगा सब्सिक्वेंट लेजर लूंगा और सब्सिक्वेंट लेजर से ये देखूंगा कि इसको कोई सेल हुई है। अच्छा, अगर उसको कोई सेल होने लग गई तो क्या मेरा जो वो डाउट था वो खत्म हो जाएगा? हाँ या नहीं? पर ऑडिट के 3 महीने हो चुके हैं और ऑडिट के 3 महीने के बावजूद भी नेगोशिएशन नहीं चल रही है। पर नेगोशिएशन चल रही है, अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है। और वो कस्टमर आपको लिख के देते भाई मैं इसी से बाय करूंगा, अनसर्टेनिटी फिर भी है क्योंकि वो लिख के दिया, अभी तक बाय करना शुरू नहीं किया। अच्छा, गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न है, बट क्या है? अच्छा, शक कब खत्म हो जाएगा? कि वो बाय करना शुरू करे, कहानी खत्म। आप बोलेंगे जैसे चल रही है वैसे चलने दो। तो डिपेंड करता है हालात वाकयात पे, यानी प्रोसीजर्स का रट्टा नहीं लगाना, लॉजिकली समझना है कि भाई हाँ यार ये काम कर सकते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करेंगे, तो भाई कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन बैंक और वो भी हो सकती है, कस्टमर और कंपनी भी हो सकती है।
अब खाली यहाँ पे एक देख लेते हैं, रिस्क ऑफ लूजिंग अ मेजर कस्टमर। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द, वो कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मिनट्स देख लें ताकि वहां पे पता लग जाएगा कि उन्होंने इस कस्टमर को बेचने के लिए क्या बातें की हैं। उन्होंने डेफिनेटली की होगी ना, इतना अहम मुद्दा है। आगे चेक सब्सिक्वेंट पीरियड सेल, इसका मतलब समझ आता है कि ईयर एंड के बाद तो कोई सेल नहीं हुई। आगे वी में सर्कुलेट कंफर्मेशन, इसका क्या मतलब है, उससे पूछ लेंगे भाई तू क्या इससे नेगोशिएशन में है या फेक वेक चल रहा है कुछ, ये क्या है। आगे ऑब्टेन, अच्छा ये रिटन रिप्रेजेंटेशन किससे लूंगा, मैनेजमेंट से। वो बोलेगा मैं क्यों लिख के दूं भाई, का दिमाग खराब है, मैनेजमेंट से, सही है। अच्छा अगर मैनेजमेंट तुम्हें कहे मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं बाकी कुछ नहीं लो, नहीं, सपोर्टिंग एविडेंस है, ओनली एविडेंस नहीं है, बस शुक्र है यार, ये याद है माशाल्लाह, चैंप हो गए हो। इधर रिस्क ऑफ डेट कोवेनेंट्स, चेक कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द बैंक एंड कंफर्मेशन भेज देना। सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट क्यों मांग रहा हूं, ताकि देखूं बाद में पैसे तो आए या नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल एक बैंक से फटा चल रहा है, दूसरे बैंक से मैंने नेगोशिएशन की, उसने बोला तू बेफिक्र रह, तेरे को लोन देता हूं, ज्यादा इंटरेस्ट पे दूंगा, इसको चुका दे। तो अगर दूसरा बैंक मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें लोन देने को तैयार हूं, तो क्या मैं सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से ये देख सकता हूं कि पैसे आए या नहीं है। अगर आ गए तो अनसर्टेनिटी भी खत्म, कहानी चल पड़ेगी वापस से। आगे इंस्पेक्ट बीओडी मिनट्स टू चेक वेदर देयर इज एनी डिस्कशन रिलेटिंग टू लोन। अच्छा अब पेरेंट एंटिटी का सपोर्ट देख लो, इंस्पेक्ट करें, चेक करें कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन पेरेंट एंटिटी एंड द, यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस तो खानदानी प्रोसीजर है, कॉरेस्पॉन्डेंस तो। अच्छा अब एक बच्चे ऐसे भी, जब मैंने ये कहा ना कि खानदानी प्रोसीजर है, तो जाहिर सी बात है किसी बच्चे का अपना लेवल होता है। मैंने बोला पीपी को वेरीफाई करना, तो बोला चेक कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पीपी एंड द एंटिटी। अब मैंने कहा भाई क्या मतलब दिमाग से पैदल हो, पीपी से कैसे बातें करेगा, क्या मतलब मैं कैमरा से बातें करूंगा। बोले चेक, हाँ बोले एग्रीमेंट बिटवीन द पीपी एंड वो। खुदा के वास्ते भाई मतलब दिमाग चलाना है बस सोच के, पीपी से कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होती है, और लिखता भी है, और बोले साहब ने मेरे मार्क्स काट दिए। चलो खैर, इधर इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द पेरेंट एंटिटी एंड द क्लाइंट। वी में सेंड कंफर्मेशन टू पेरेंट एंटिटी टू ऑब्टेन सपोर्ट लेटर। इसकी कहानी का मतलब समझ आता है। आगे चेक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पेरेंट। अच्छा मैंने अगर उसका सपोर्ट लेटर ले लिया, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं देखी, तो क्या फर्क है। तो ऐसे तो वो बोल दे कि भाई मैं पैसे दे सकता हूं, ऐसा ही है ना। मतलब फॉर एग्जांपल तुम लोगों में से कोई बोले कि सर आपको हम 1 करोड़ रुपए दे देंगे बैठे में, तो भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ हो सकता है तुम में से कुछ अमीर हो सकता है, सही है जी, कोई भी एक दूसरे को नहीं देख रहा, ऐसी बात है ये, मतलब तो दोस्त तेरे को बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। इधर अच्छा भाई इधर, अच्छा एक और बात बताओ, 2 चीज़ों में फ़र्क रखते हैं प्लीज़। आए तुम लोगों ने बताना है यार, मुझे पता है हम थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं क्लास से, बट ये कंप्लीट हो जाएगा। इधर प्लीज़ बताओ, फोकस फोकस फोकस। इधर तुम्हें एग्जामिनर ये कहे कि ये बताओ गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या काम करेंगे, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल और बी अलर्ट, वो लिखा हुआ था। आस्क मैनेजमेंट वेदर दे आर अवेयर अबाउट एनी इवेंट्स और कंडीशन, यही है ना। तो किससे नहीं, वो तो बाद में ना, ये सारी इंक्वायरी से आपको, देखो ये गलत हो गया थोड़ा सा, आप सारी इंक्वायरीज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि गोइंग कंसर्न का मसला है, उसके बाद पूछेंगे आपने असेसमेंट की या नहीं की, उसके बाद आप बोलेंगे नहीं की तो कर लो। वो तो एक जेनरिक सवाल है ना, ये कह रहा हूं, पर अगर वही मना हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, कर लो असेसमेंट। बात समझ आ रही है। अच्छा अब नहीं की होगी तो स्कोप लिमिटेशन नहीं है, पहले यू हैव टू आस्क कि क्या आपने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की है या नहीं की, उसके बाद सारा काम चलता है। खैर आपने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट की, आपको मसले पता लगे, मैनेजमेंट ने कहा हमारे पास प्लान्स हैं। अच्छा मैनेजमेंट ने कहा प्लान्स हैं तो फिर यहां तक आओगे, अदरवाइज यहां तक आने की नीड नहीं है, तो आप वहीं कंक्लूड कर चुके होगे कि मसला है जी। नहीं एक लिटिगेशन है, एक लिटिगेशन है जिसकी वजह से लाइसेंस रिवोक हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं लॉयर को लगाऊंगा जिसको हम कहते हैं ऑडिटर एक्सपर्ट। क्या कहते हैं? अच्छा जब मैं ऑडिटर एक्सपर्ट को लगाता हूं तो फिर उसके लिए भी पूरा चैप्टर है, हाँ, कि वहां पे हम देखते हैं कि एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, क्या उसकी केस लड़ने की औकात है या नहीं है। पता चले बीकॉम पास को तुमने केस पे लगा दिया है, तो सारी बातें वहां से निकलती हैं।
तो उसकी असेसमेंट तुम बेहतर करोगे या लॉयर? अच्छा, लॉयर जो तुम्हें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएगा उस पर तुम कंक्लूड करोगे कि गोइंग कंसर्न है, पर बताएगा वो, तो ज्यादा आसान है। सही है जी जानी। हाँ, सेंड कंफर्मेशन टू, ये जो सेंड कंफर्मेशन है ना, ये वो है, क्या बोलते हैं, बैंक को कंफर्मेशन भेजेंगे, क्लाइंट नहीं है, बैंक है। सही है। अच्छा यार प्लीज प्लीज इधर भाईजान इधर, पहले बताओ ये प्रोसीजर्स तक क्लियर है? अच्छा, कशफ नूर बता रही हैं सर जी बुक के अब ओवरव्यू दे दें प्लीज। कशफ कह रही हैं सर बुक में इस चैप्टर का लास्ट पेज पे सब गिवन है। बिल्कुल ऐसा ही है, बुक में है भाई, 114 पे भाई पेज बताओ उसको। अच्छा, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो नहीं, मुसीबत ये है कि बुक में कहाँ लिखा हुआ है। बोला है बुक वैसी ही बनाई है जैसे पढ़ा रहा हूँ, है उसमें बुक में, मर जाओ जाके उस पेज पे, देखो कहाँ है, देखो जल्दी। हाँ, साथ साथ ही चलता है सब, 113 और 114, 115 कह रही है खदीजा भाई, खत्म हो रहा है ना साथ साथ। तुम्हारे कितने चैप्टर हो चुके हैं अभी? चलो वैसे बता देता हूँ भाई, देखो तुम्हारे चैप्टर बता देता हूँ। जानी इधर इधर प्लीज प्लीज प्लीज, इधर गोद में बैठ जाइए, बाद में उसकी बंगी, एक मिनट, एक एक करके प्लीज। भाई 315 हो चुका है, इंटरनल कंट्रोल हो चुका है, एनालिटिकल प्रोसीजर हो चुका है, 700 हो चुका है, 700 रिपोर्ट है, ओनली रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं। 705 है कि आपकी रिपोर्ट की मॉडिफिकेशंस कैसे डील होती हैं। 706 है अदर मैटर पैराग्राफ और एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। बात समझ आ रही है? 570 आ रहा है गोइंग कंसर्न। 7 चैप्टर हो चुके मेरा भाई, सही है। पर ऑडिट का तरीका मेरे हिसाब से चलोगे तो 7 क्या कुछ भी नहीं पता लगेंगे। इस कहने का मकसद ही है, जब सीक्वेंस में चल रहे हो ना तो सीक्वेंस में। अब चैप्टर्स की तसल्ली हो गई ना, पर्चे पे लिख लो कि ये हो चुके हैं भाई, सुकून से बिल्कुल यार, मतलब फोकस हो गया। मैंने कहने का मकसद ये है कि अगर मैं तुम्हें सीक्वेंस में चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, ऑडिट की लिंकेज नहीं बन पाएगी। अब मैंने गोइंग कंसर्न की पहले रिपोर्ट की कंटेंट्स क्यों बताया? तो रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद आजा समझाने के लिए, वरना तुम बोलते भाई ये जो मॉडिफाइड ओपिनियन है, डिस्क्लेमर है, ये क्या होता है? तो सारी चीजें यहां से कनेक्टेड हैं। सही है। अच्छा भाई, काशिफ कह रहे हैं सर अगर एग्जामिनर जस्ट ऑडिट प्रोसीजर पूछेगा गोइंग कंसर्न के तो कौन से प्रोसीजर लिखेंगे? भाई बताओ यार। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, उससे पूछेंगे तुमने असेसमेंट की नहीं की, क्या तुम्हें कोई मुसीबत है या नहीं है, वो सारी चीजें वो लिखी हुई हैं। शुरू में भी होती हैं, साथ साथ भी चल रही होती हैं। ये सारे देखो, रिस्क असेसमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वो कभी खत्म नहीं होता। आपको अचानक से कोई चीज पता लग जाए तो फिर रिस्क फैक्टर राइज हो जाता है। क्लियर है? अच्छा भाई, अब प्लीज यार फोकस के साथ देखें। ये तो हो गए आपके स्टेप्स के भाई, जो आपको ये बताएंगे कि हालात वाकयात क्या चलना है। एक चीज फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे, 10 मिनट चाहिए आपके, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, प्लीज यार यकीन करो, मजा नहीं आएगा जिंदगी में, प्लीज। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, प्लीज यार 1 मिनट दे दो बस। देखो तुम्हारे भाई ने समझी कैसी टाइट बनाई हुई है इधर यार, ये तुम खुद बताओगे, पता है तुम लोग एकदम चीते हो। क्या बोल रहा है? एक जगह तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी, वो तू खुद समझ जा। ऑडिट, हाँ बात समझ आ गई ना बात, वो भी ऑडिट ही है। इधर अच्छा भैया इधर जल्दी, इधर प्लीज फोकस, इधर देख लें, मजाक कर रहा हूँ यार, इधर। अच्छा भाई देखो यार प्लीज, देखो ये चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई हुई हैं। मेरी आपसे विनती है, इल्तिजा है कि आप ये देखेंगे और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया बहुत अच्छा है। इधर देखो रिजल्ट्स, 2 चीज़ें प्लीज यार फोकस के साथ। रिजल्ट हैं 2 चीज़ें हैं, पहला रीड कर लो, गोइंग कंसर्न असेसमेंट एप्रोप्रिएट है। दूसरी चौरंगी क्या है? प्लीज यार देखो, ये तुम लोगों के लिए एक पेज पे, इधर देखो गोइंग कंसर्न। अच्छा देखो, गोइंग कंसर्न असेसमेंट पहले एप्रोप्रिएट की बात करते हैं। सही है। पहली चीज क्या है? मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, यानी गोइंग कंसर्न कंपनी है पर मसला है, अनसर्टेनिटी है। तो फिर आगे आ जाए, केस 1, मटीरियल अनसर्टेनिटी मैटर्स नॉट डिस्क्लोज्ड इन एफएस। तो वो क्या कह रहा है? क्वालिफाइड या डिपेंड करता है कि वो अनसर्टेनिटी
कितनी ह्यूज है, डिपेंड करता है कि वो अनसर्टेनिटी कितनी ह्यूज है, डिपेंड्स अपॉन योर असेसमेंट। एग्जामिनर आपको बताएगा, इतनी जजमेंटल आपको नहीं रखेगा, वो बोलेगा ऑडिटर कंसिडर्स दिस अनसर्टेनिटी टू बी मटीरियल। तो भाई ना डिस्क्लोजर देना भी तो मिसस्टेटमेंट है, ऐसा है, ना डिस्क्लोज करना भी, अच्छा मिसस्टेटमेंट ऑफ व्हाट, मटीरियल नेचर। तो कौन सा ओपिनियन, क्वालिफाइड। मिसस्टेटमेंट पता है ना, डिस्क्लोजर नहीं दिया, चलें। अदरवाइज कौन सा ओपिनियन, एडवर्स। चलें अब सीक्वेंस बनाते हैं। अच्छा ये जो नतीजा है, रिजल्ट, ये सारे काम करने के बाद पता लगा है। पहले आपने गोइंग कंसर्न के रिस्क फैक्टर्स देखे, इंक्वायरी की, ऑब्जर्वेशन की, इंस्पेक्शन की, आपने बोला भाई कोई इवेंट्स और कंडीशन नहीं है, एडवर्स की रेशो तो नहीं है, आपने बोला कि भाई क्या आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया, उसने बोला की है तो उसके प्रोसीजर्स देखे कि भाई क्या जो पेरेंट और सब्सिडियरी के रिलेशन थे, सारी चीजें करा के नतीजे पे पहुंचे हो। अब नतीजा क्या है कि गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट है, पर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अच्छा मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करना और उसका डिस्क्लोजर ना देना भी मिस स्टेटमेंट है, वो ये आ गई। अच्छा व्हाट इफ केस 2 पे चले जाएं, मटीरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज एफएस में हुई भी है, तो फिर मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा दे देना, कहानी खत्म। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक क्लैरिटी है, जल्दी से भाई प्लीज, जल्दी से। अच्छा भाई आगे 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 इधर। अब मैंने कहा गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है और कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी भी नहीं है, यानी गोइंग कंसर्न भी सही है, कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं है, तो क्या करेंगे, क्लीन रिपोर्ट। क्यों भाई, कोई मसला ही नहीं है, उधर आ जाओ। गोइंग कंसर्न असम्पशन नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छा भाई नॉट अप्रोप्रिएट का मतलब है दो चीजें, अकाउंट्स बने हैं नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे, ग्रीन इसलिए रखा हुआ मतलब सही किया हुआ है। अच्छा तो ओपिनियन क्या करेंगे, पर क्या बताएंगे, ईओएम, क्योंकि मैटर इज यूजर का अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, फंडामेंटल है, और वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, और इससे ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रहा। वेरी गुड यार। आगे हमने कहा गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी अकाउंट्स किस पे बने हुए हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने हुए, तो क्या ये गलती है, मटीरियल है, परवेजिव है। क्यों परवेजिव, क्यों, पूरे एफएस का मसला है, तो कौन सा ओपिनियन, 570 खत्म हो गया भाई, सही है जी। चलो जी गुड यार, हम मिलते हैं अगली क्लास में की ऑडिट मैटर के साथ। भाई एक और चैप्टर ऐड कर ले 7वां।